हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। रिमार्केबल यानी एंजाइम को जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट से किस प्रकार के प्रॉपर्टी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी पीएच ज्यादा होनी चाहिए, किस ऑप्टिमम लेवल की पीएच, किस ऑप्टिमम लेवल का उसका टेम्परेचर हो, किस ऑप्टिमम लेवल की उसकी एक्टिविटी हो, किस ऑप्टिमम लेवल का या किस लेवल की उसके साथ प्रीकर्सर हो। अगर वो मान लीजिए कोई गलत चीजें जुड़ गई है तो उसको हटा दे, और किस टाइप की उसके क्या हो स्टूडेंट वेलोसिटी हो, कितनी वेलोसिटी पे वो काम करे स्टूडेंट, और एक किस प्रकार से उसकी बाइंडिंग साइट हो। बाइंडिंग साइट के लिए मतलब यही है अगर कोई अदर ग्रुप जुड़ा है तो वो हट जाए। ठीक है, ये स्पेसिफिक क्लासेस के द्वारा होते हैं स्टूडेंट। देखिए समझिए, यहाँ पर रिमार्केबल प्रॉपर्टीज में 10 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। 10 टाइप की प्रॉपर्टीज आएगी अपने पास, जैसे स्पेसिफिसिटी आ गई, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाइंडिंग साइट आ गई, दूसरी आ गई इनहिबिटर, ठीक है, एक्टिवेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच, इसी प्रकार से स्पेसिफिसिटी आ गई, इसी प्रकार से एक्टिवेशन, एनर्जेटिक्स, इस प्रकार से। देखिए स्पेसिफिसिटी फर्स्ट लिखिए, रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती है एंजाइम की। ये इस प्रॉपर्टी के द्वारा यह पता चलता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है तो किस वे में, कितने टेम्परेचर पर, कितनी रेगुलेशन में, किस कैटालिटिक पावर से जुड़ रहा है, एनर्जेटिक्स क्या है, बाइंडिंग एक्टिविटी क्या है, इनहिबिटर का इफेक्ट क्या है, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 7 और 2 हो रहा है स्टूडेंट। पहले लिखे स्पेसिफिसिटी, दूसरी कैटालिटिक पावर, 3 नंबर रेगुलेशन लिखते जाइए, 4 नंबर निम्न प्रकार से डिवाइड किया गया इफेक्ट ऑफ पीएच, 5 नंबर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, 6 एनर्जेटिक्स, 7 नंबर लिख दिया आपने बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, 8 नंबर रिलेशन विद प्रीकर्सर होता है शुरू का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिलेशन विद प्रीकर्सर, 9 एक्टिवेशन ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ आयन, और इसके बाद में इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। फिर से बोल देता हूं 8 नंबर प्रॉपर्टीज। 8 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है? 8 नंबर प्रॉपर्टी है रिलेशन विद प्रीकर्सर्स, इसके बाद में 9 नंबर है एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ आयंस, ठीक है, इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर का इम्पैक्ट है क्या स्टूडेंट। अपन छोटे पढ़े हैं बड़े पढ़े। अब सबसे पहले लिखिए स्पेसिफिसिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी डाल दीजिए स्पेसिफिसिटी। स्टूडेंट 3 नंबर या 10 नंबर बोला, 3 नंबर या 5 नंबर में आपकी क्वेश्चन आता है। एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का आपके सिलेबस आएंगे, टाइम टेबल आ गए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके पेपर 27 मार्क्स से, ठीक है, 27 मार्क्स को आपको करना है। तो पेपर स्टूडेंट इस प्रकार से, फर्स्ट पेपर स्पेक्ट्रो, 2 नंबर पेपर केमिकल, 3 नंबर पेपर आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस, 4 नंबर हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप यूनिट कवर कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप जाएंगे 4th 5th में तो आपके लफड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार ऑर्गेनिक सिंथेसिस में 1st 2nd और 4th में चले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सी लेकिन यूनिट स्टूडेंट, लेकिन वो थोड़ी अलग पड़ेगी आपको, ठीक है, उसमें इस प्रकार से चले। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट स्पेसिफिसिटी, फर्स्ट लिखिए स्पेसिफिसिटी, इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा चुका हूं, और अगर कोई बच्चा 1st 2nd जो बच्चा है वो 1st करता है, 4th और 5th करता है तो आपके यूनिट हो जाएगी 3। तो क्वेश्चन आएंगे आपके 15 नंबर के 3 क्वेश्चन, 15 वो अटेम्प्ट करें, ए सेक्शन के अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर बचता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आपके आते हैं 5% में से आपको 500 करने होते हैं, तो 5 में से 3 तो उसके यूनिट गए, 3 यूनिट याद कर ले, 2 यूनिट बची तो इतने मोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं कि आप 2 लिख सकते हैं। अगर बाय चांस फिर भी नहीं आता आपको तो उसकी जगह कोई दूसरा अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लगभग इनमें आ जाएंगे। स्पेसिफिसिटी लिखे, स्पेसिफिसिटी इसमें लिखे प्रत्येक एंजाइम होता है उसकी एक अपनी क्लास होती है, एंजाइम की अपनी क्लास होती है तथा अपनी क्लास के अकॉर्डिंग वह सबस्ट्रेट से जुड़ता है। फर्स्ट नंबर लिखिए, एग्जांपल के लिए हम यूरेज एंजाइम का लेते हैं। यूरेज एंजाइम का जो नियमन या रेगुलेशन है वो यूरिया के द्वारा होता है, या यूरेज एंजाइम यूरिया प्रोड्यूस करता है। 2 नंबर लिखिए फॉस्फेट्स H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है ना, तो उसमें फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फोएस्टर का हाइड्रोलाइसिस करता है। एस्टर R C डबल बॉन्ड R का हाइड्रोलाइसिस में काम आता है। इसके बाद में 3 नंबर लिखिए लाइसेस सबस्ट्रेट ग्रुप रिमूव डबल बॉन्ड फ्रॉम। लाइसेस लिखिए, यह एक प्रकार से ब्रेकिंग एंजाइम है। लाइसेस यानी किस चीज को तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़ना,
ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को बनाना, उसी प्रकार से ये है सबस्ट्रेट ग्रुप रिमूव डबल बॉन्ड को रिमूव करता है। मान लीजिए एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ गया, एक्स वाई सबस्ट्रेट, स्टूडेंट एक्स वाई सबस्ट्रेट है, इसमें क्या करता है ये ग्रुप को रिमूव करता है। एक्स को वाई के साथ बुला लेगा, सेटिंग कर लेगा ना, क्या बोलेगी आ चलती क्या, तो एक्स वाई के साथ चली जाएगी और एक्स एक्स की साइड खाली हो जाएगी, डबल बॉन्ड बना जाएगा और इस प्रकार बैलेंस बच जाएगी। तो ये इसने कर दिया। इसके बाद में लाइगेज, ये लिखिए स्टूडेंट, ये है दो कंपाउंड को लिंक करता है, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट को क्या कर दिया, लिंक करता है। आ गया समझ में, होगी स्पेसिफिसिटी। अब लिखिए कैटालाइटिक पावर, 2 नंबर लिखिए कैटालाइटिक पावर। एंजाइम के लिए रिमार्केबल प्रॉपर्टीज में कैटालाइटिक पावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह रिएक्शन को, यह जो रिएक्शन होती है किसी भी सबस्ट्रेट और एंजाइम की मिलने से, तो यह रिएक्शन को फास्ट कर देती है। कैटालाइट यानी अपन कैटालाइट लेते हैं ना, या कैटालिस्ट लेते हैं, जैसे आपने पीटी कुछ भी लिया, ये कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, रिएक्शन की रेट को कम भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं, कुछ होते हैं बढ़ाते हैं, और वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं, यानी टाइम लग रहा है उससे जल्दी काम हो जाए, शॉर्टकट में। कैटालाइटिक पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए कैटालाइटिक पावर किसी भी रिएक्शन होता है, जो किसी भी रिएक्शन होता है वह एंजाइम की रेट को फास्टर कराता है। दूसरी बात लिखिए केमिकल रिएक्शन एंजाइम, इसके द्वारा जो एंजाइम की केमिकल रिएक्शन होती है, एंजाइम या सबस्ट्रेट की जुड़ने की जो रिएक्शन होती है वह 100 से 1 मिलियन फास्टर हो जाती है। इसके लिए जो पीएच रेंज रहती है वह लगभग 7 तथा जो मनुष्य के लिए जो इसका टेम्परेचर है या ताप है वह 310 केल्विन है, 310 केल्विन पे कार्य करेगा। दूसरी बात इसके लिए पीएच रेंज आ गई, कैटालाइटिक पावर। ठीक है, एक बात स्टूडेंट ये ऐसी है, अगर अपन कैटालाइटिक पावर को लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेलोसिटी। 3rd नंबर लिखिए वेलोसिटी या रेगुलेशन या नियमन। 3rd नंबर लिखिए नियमन या रेगुलेशन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ बढ़िया बातें हैं आपके, नियमन या रेगुलेशन। 3rd नंबर प्रॉपर्टीज में आ गए अपन रेगुलेशन में लिखिए, रेगुलेशन भी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टीज है और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज एंजाइम से सबस्ट्रेट। ये याद रखना, बस एंजाइम में सबस्ट्रेट चल रहा है, इसमें प्रोडक्ट बनाने की बातें हो रही है। तो ये रेगुलेशन ये बोलता है स्टूडेंट, अगर किसी एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी तो एंजाइम की कंसंट्रेशन उसको इफेक्ट करेगी एक टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर एंजाइम क्या होता है, जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एंजाइम की जो वेलोसिटी होती है वह कुछ टाइम के बाद घट जाती है। उसके कुछ मैं आपको बताऊंगा किसके लिए घटती है, क्या क्या हुआ होगा उसमें। देखिए स्टूडेंट, ये वेलोसिटी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ग्राफ बना के आना आपको। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन चल रही है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी स्टूडेंट आपके वेग, एंजाइम का वेग इस प्रकार से चल रहा है, 0.1 कंसंट्रेशन माने, 0.2 माने, 0.3 माने, 0.4 माने, इस प्रकार से माने। अब यहाँ पर क्या होगा, शुरू में तो बढ़ेगा ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। क्या आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्थिति। और ये किसके लिए आई स्टूडेंट, एंजाइम। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट बनने में जो इन दोनों का वेग चला, अभिक्रिया वेग चला, वो प्रोडक्ट बनने में क्या हो गया, एक पोजीशन आ गई, जिसके कारण क्या हो गया, बराबर हो गया ना, आगे सड़क रहना जा रहा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो रिएक्शन की वेलोसिटी है या एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए जो वेलोसिटी है प्रोडक्ट बनने के लिए, वह अगर वेलोसिटी में कमी होती है तो प्रोग्रेसिव रिएक्शन बढ़ता है, परंतु कुछ समय के बाद दोनों साथ बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद वेलोसिटी और प्रोग्रेसिव रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो जाता है और इस पे जो पोजीशन आती है उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंजाइम रेट, एंजाइम की रेट। एंजाइम जुड़ रहा है, एंजाइम के बारे में बात हो रही है तो एंजाइम नाम तो आएगा, एंजाइम की रेट। ठीक है, अब इसके बाद में लिखिए वेलोसिटी की कमी के कारण, वेलोसिटी क्यों कम हुई। फर्स्ट लिखिए, जब एंजाइम से सबस्ट्रेट बनता है
तो वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए होंगे। एंजाइम सब्सट्रेट के साथ जुड़ा होगा, वेलोसिटी क्यों कम होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी रेट क्या होगी स्टूडेंट, ना आगे गई ना पीछे गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए होंगे। दूसरी बात लिखिए स्टूडेंट, एक्टिव साइट की ऑक्यूपेंसी के कारण लेवल की मात्रा घट जाती है। दूसरी, एक्टिव साइट की ऑक्यूपेंसी, यानी एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है, पेरिटॉप, एपिटॉप, इसमें विशेष ग्रुप लगे होते हैं, आपको पता है। एक एंजाइम होता है या एक प्रोटीन होता है, उसमें स्टूडेंट आपके एक NH2 ग्रुप होता है, एमिनो एसिड होते हैं, और एक आपके COH ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा है, ये एंजाइम, मान लीजिए एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज लगी है, इस पे ये बोल रहा है कि स्टूडेंट वेलोसिटी क्यों कम हो गई होगी। यहाँ पर पहले से ग्रुप मौजूद, पहले से ग्रुप मौजूद रहे होंगे, एंड स्पेसिफिसिटी इसको नहीं मिली होगी एंजाइम को सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए, और क्या हो गया होगा, वेलोसिटी कम हो गई होगी, वेलोसिटी कम। ये 2 नंबर बात है, इसने 2 नंबर बात बोली है, पहले से कोई ग्रुप मौजूद रहा होगा जिसके कारण उसकी एक्टिवेशन जो बाइंडिंग साइट है या उसकी एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो गई होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जुड़ जाएगा ना। क्या कह रहा है, एक्टिवेशन साइट उसकी क्या होगी, पहले से कुछ न कुछ ग्रुप मौजूद होंगे जिसके कारण वेलोसिटी कम हो गई होगी। 3 नंबर लिखिए, रिएक्शन प्रोडक्ट एंजाइम शो करती है तो डिफरेंस नहीं तब चेंज, ठीक है। दूसरी बात लिखिए, अगर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़कर प्रोडक्ट बनाता है और अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं आई है या प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई है, तब भी क्या हो जाता है, वेलोसिटी में कमी आ जाती है, यानी एक का मान ज्यादा रहेगा इसमें। ये हो गई आपकी रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेगुलेशन। अब इसके बाद में एक्टिवेशन का और बता देता हूं। एक्टिवेशन लिखिए जब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के लिए कम होनी चाहिए ताकि एंजाइम के द्वारा जो प्रोडक्ट है या एंजाइम की रिएक्शन है वह आसानी से हो सके, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से कहना चाहता है कि जो एक्टिवेशन है एंजाइम का वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि उसके सभी में यही ग्राफ आएगा। एक्टिवेशन में यहाँ पर ले लेता हूँ, एक्टिवेशन प्रोग्रेस रिएक्शन, यहाँ पर एक्टिवेशन मान देता हूँ मैं। एक्टिवेशन क्या स्टूडेंट, शुरू में कम होनी चाहिए तभी आएगा। एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिवेशन एनर्जी, शुरू में दोनों बराबर चलेंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थिति आएगी। इक्विलिब्रियम ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस होता है वो एक्टिवेशन कहलाता है, आपको पता है, मैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में बता दिया था। और एक होती है स्क्रीन ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जो एंजाइम से या जो आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो ये बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एंजाइम के लिए क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होगी तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और एक पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आपके स्थापित आ जाएगा। तो ये ग्राफ बना सकते हैं आप, उसमें सेम ग्राफ एंजाइम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, 4 नंबर लिखिए एंजाइम का, इसमें लिखिए रिमार्केबल प्रॉपर्टीज में जो एंजाइम है उस पर टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए जो एंजाइम होते हैं सबस्ट्रेट से बाइंडिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एब्सोल्यूट तापमान जो आपके कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी पर कार्य करते हैं। इससे नीचे या इससे ऊपर एंजाइम कार्य नहीं करते हैं या डीनेचुरेशन हो जाता है। इससे नीचे या ऊपर डीनेचुरेशन हो जाता है, पर्टिकुलर ताप पर कार्य करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद में ये इस प्रकार से आती है। अब यहाँ पर एंजाइम की बताऊं स्टूडेंट, वेलोसिटी के साथ अपन कंपैरिजन। अब देखिए जब एंजाइम की अपन टेम्परेचर का कंपैरिजन करते हैं तो इनिशिएट वेलोसिटी और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर और इफेक्ट के मध्य ग्राफ, पीएच का टेम्परेचर का एक इफेक्ट है, दोनों की पीएच आपको पता होनी चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ पीएच भी बता देता हूं, 5 इफेक्ट ऑफ पीएच यानी पीएच है वो क्या होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। जैसे कुछ एंजाइम की कार्य करने के लिए जो पीएच होती है वो इक्वल होती है ना,
बराबर होती है ना 7 से, इस प्रकार से जैसे खून की पीएच है 7.4 इस प्रकार से कार्य करती है। तो कुछ एंजाइम होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी 2.1 होती है, 2.2 होती है, 1 होती है, इस प्रकार से। तो एंजाइम की पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एसिड बेस के लिए या पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। जो पीएच मानी गई है ना एंजाइम यानी वो कितने होने चाहिए, लगभग 7 पीएच होनी चाहिए, यानी लगभग 7 की पीएच होनी चाहिए। और 4 नंबर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ना स्टूडेंट, जो तापमान है जो वेलोसिटी पर, यहाँ पर भी वेलोसिटी के मध्य ग्राफ खींच दे, ठीक है। टेम्परेचर है, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी वेग रिएक्शन का, यहाँ पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी की अब हम बात कब करते हैं स्टूडेंट, टाइम के साथ कब करते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है, ठीक है। वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करती है, सिर्फ रिएक्टेंट पे क्या करेगी, कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट पे नहीं करेगी। क्या होता है स्टूडेंट उसका, dx अपॉन dt बराबर k नोट या k1t, यही होता है। यानी टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वो सिर्फ एक पर करेगी, k नोट a आएगा, ठीक है। ये होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, इस प्रकार से बना सकते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर वेलोसिटी टेम्परेचर है, टेम्परेचर मैं दूं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आएगी, ये एब्सोल्यूट पीएच पे आएगी 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 पे है और यहाँ पर पीएच 14 तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्टिमम पीएच पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी, इसकी भी ऑप्टिमम पीएच आएगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी। ये ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। एंजाइम ज्यादा अच्छे तरीके से, एंजाइम ज्यादा अच्छे से बाइंड, ठीक है, अच्छे से जुड़ेगा, बाइंड होगा या जुड़ेगा, ये है। और यहाँ पर पीएच वाली वेलोसिटी वाली है, यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी इधर जा रही है, ये ग्राफ इधर जा रहा, ये भी ऑप्टिमम लेवल है, ऑप्टिमम पॉइंट ये लगभग 7 पे आता स्टूडेंट, मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन आप 7 को बीच में रखना, लगभग 7 पे। ये होगा पीएच का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर इसका इफेक्ट। अब इसके बाद लिखिए एनर्जेनेटिक्स, इसके बाद में 6 नंबर लिखिए एनर्जेनेटिक्स, ठीक है। एनर्जेनेटिक्स में लिखिए स्टूडेंट, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एनर्जेनेटिक्स पूछा गया, बायो एनर्जेनेटिक्स और बायो एनर्जेनेटिक्स का मतलब ये, मान लीजिए एनिमल है और प्लांट है, वो आपका भोजन बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, और अपने सूर्य पौधे जो एनिमल है वो पौधे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भोजन बनाते हैं। तो जो भोजन बनने के बाद जो एनर्जी होती है, वो कितनी एनर्जी उन्होंने यूज करनी, तो वही एनर्जी होती है, वो होती है एनर्जेनेटिक्स। यानी अपने भोजन बनाया तो कितनी उसने वापस दे दी, एनर्जेनेटिक्स होती है वो एनर्जी। और इस एनर्जेनेटिक्स के लिए जो एंजाइम की एनर्जेनेटिक्स एनर्जी होती है, वो क्या बताती है, वो ये बताती है स्टूडेंट की जो एंजाइम की एनर्जेनेटिक्स एनर्जी है, वो ये बताती है कि एंजाइम सब्सट्रेट के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, कितनी एनर्जी होगी उस एनर्जी पे वो जुड़ेगा, पर्टिकुलर एनर्जी पे नहीं जुड़ा तो भी वो बता देगा। तो इसके द्वारा अपन को पता चल जाएगा। जैसे एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जुड़ता है, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जेनेटिक्स के द्वारा अपन बता सकते हैं। तो आ गया स्टूडेंट, ठीक है, ये एनर्जेनेटिक्स में लिखना है। एनर्जेनेटिक्स में लिखिए एनिमल व प्लांट बॉडी के जो टोटल फंक्शन है वो फूड की फॉर्म में होते हैं, फूड के मिलेगी तभी एनर्जी मिलेगी, तभी तो होंगे, कार्य होते हैं। दूसरी बात है आउटसाइड सोर्स से एनर्जी कौन से सप्लाई का रिजल्ट, ठीक है, फॉर्म में तथा आउटसाइड यानी जो वेस्ट मटेरियल है या जो एनर्जी है उसमें किस प्रकार का रिजल्ट आया है, वो क्या होता है, एनर्जेनेटिक्स की प्रक्रिया है। इसके बाद में लिखिए एनर्जेनेटिक्स प्रिंसिपल यह बताता है कोई भी एंजाइम है उसकी रिएक्शन हो रही है, वो थर्मोडायनेमिकली आपको पता है थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर चाहिएगा। जैसे थर्मोडायनेमिकली 2 प्रकार की एनर्जी होती है आपकी, कौन कौन सी, उष्मागतिकी में कौन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होती है ना। एक्सोथर्मिक स्टूडेंट कौन सी होती है और एंडोथर्मिक कौन सी होती है, एंडो मतलब एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एक्सोथर्मिक एनर्जी बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी होती है एंजाइम में जुड़ने के लिए वो क्या करती है स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिकली होनी चाहिए। दूसरी बात थर्मोडायनेमिकली किस प्रकार से है,
दूसरी बात ये बताएगा वो अब्सेंस में हो रही है या प्रेजेंस में हो रही है। अब इसके बाद में लिखिए अगर एक एंजाइम एनर्जेटिकली अनफेवर है, अगर कोई भी एंजाइम है वो एनर्जेटिकली अनफेवर यानी उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना सके, तो वो क्या नहीं कर सकता, कैटालाइज नहीं कर सकता, रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता या रिएक्शन की रेट को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है। और दूसरी बात लिखिए जो एंजाइम है वह थर्मोडायनेमिक्स के लॉ द्वारा डायरेक्ट फास्ट रिएक्शन पर मेंटेन रखने में सहायक है। लॉ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी ना बनाया जा सकता, सेकंड लॉ कहता है क्या, फर्स्ट लॉ कहता है जीरो लॉ कहता है स्टूडेंट, एनर्जी को ना बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो। अब यहाँ पर स्टूडेंट लिखिए एग्जांपल लिखिए एटीपी का जो सिंथेसिस होता है, एटीपी का जो सिंथेसिस होता है उसमें क्वारेटाइनजाइन, ठीक है, क्वारेटिन, उसे क्वारेटिन करने के लिए डाइबेंजाइल क्लोरोफॉस्फेट यूज किया जाता है। करने के लिए उसमें एन-मिथाइल मॉर्फोलिन एंड फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट के रूप में, एन-मिथाइल फॉस्फोरिन ये क्वाटरजाइन एजेंट के रूप में है और आपके फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, डाइबेंजाइल क्लोरोफॉस्फेट यूज किया जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिए 7 नंबर बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या रेडॉक्स पोटेंशियल। 7 नंबर बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या रेडॉक्स पोटेंशियल। इसके बाद में लिखिए इस एक्टिविटी के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि एंजाइम है वो सही से बाइंड है या सबस्ट्रेट के साथ नहीं, तथा रेडॉक्स पोटेंशियल यह बताता है कि एंजाइम में एक इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइट है और उनका डिफरेंस किस प्रकार से है और बाइंडिंग किस प्रकार से है। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। उसमें बता सकते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, प्लस के रूप में बाहर निकलता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। पहले तो बताइए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नेगेटिव साइड होता है मोस्टली तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो सबसे पहले प्रवृत्ति लोन पेयर लेनी किसकी साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये डोनर साइड बताता है। फोर्स, एक सबसे बेस्ट बात लिखिए, जो रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है उस पर कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, यानी फोर्स ज्यादा है यानी पावर किस प्रकार की है उस प्रकार से रिएक्शन की एक्टिविटी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। इसके बाद में लिखिए रिलेशन विद प्रीकर्सर्स। इसके बाद में 8 नंबर लिखिए प्रीकर्सर। एंजाइम के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि प्रीकर्सर किस प्रकार का है। एग्जांपल के लिए लिखिए जो जाइमोजल एंजाइम होता है उसके साथ प्रीकर्सर ऐड कर दिया जाता है तो पता चल जाता है कि किस प्रकार से एंजाइम की एक्टिविटी हो रही है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है या किस प्रकार से उसकी एक्टिविटी हो रही है और चेंज आ जाता है। यानी अगर पर्टिकुलर प्रीकर्सर होगा तो वो चेंज कर देगा उसकी साइट को, ठीक है, पर्टिकुलर होना चाहिए। एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट होता है, वह पेप्टाइड फ्रेगमेंट होता है, पर्टिकुलर वह पेप्टाइड फ्रेगमेंट का लॉस कर देता है। इसके बाद में लिखिए एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ आयन, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ आयन। 9 नंबर प्रॉपर्टीज है एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ आयन। 9 नंबर प्रॉपर्टी इसमें लिखिए कुछ आयन ऐसे होते हैं जो एंजाइम की सबस्ट्रेट की रेट को बढ़ा देते हैं और एक्टिवेशन को शो करते हैं। एक्टिवेशन का मतलब होता है क्रिया करना, डीएक्टिवेशन वो वहीं रुक के बैठ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए किस प्रकार से बताऊं आपको, मान लीजिए आपको क्या होगा, कोई लड़की पसंद आ गई तो आप एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, एक्टिव हो जाएंगे, उससे दोस्ती करना चाहेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने उसको किसी और से बात करते हुए देख लिया तो आप उसके साथ डीएक्टिव हो जाएंगे, यानी पहले तो एक्टिवनेस थी फिर उसके बाद एक्टिवनेस नहीं, उसे पूछा नहीं क्या है क्यों है, अपने मन में सोच लिया तो ऐसे होते हैं कई, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एक्टिवेशन है। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया आपके, और आपके
जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी उपस्थिति होती है, एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं या वो आसानी से जुड़ जाते हैं। जबकि डीएक्टिवेशन के लिए आपकी क्लोरीन हो गया, इस प्रकार का एंजाइम है जो क्लोरीन है वो क्या करता है, डीएक्टिवेशन का काम करता है। अब इसके बाद लिखिए इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। अब इसके बाद लिखिए इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। 10 नंबर लिख लीजिए, लास्ट स्टूडेंट लिए, फिर आपको मैं कल बताऊंगा स्टूडेंट इसमें कुछ मोस्ट चीजें और है स्टूडेंट जो आपके लास्ट में बचेगी। समझना स्टूडेंट, उसको आसानी से समझ में आएगा और बहुत ही प्यारी चीजें हैं वो आपको करवानी है। जो मेरा मकसद है वो आपको यही करवाना है, जो आपने नहीं किया वो करवाना है। तो आप टेंशन ना लें स्टूडेंट। ये लास्ट में है एक्टिवेशन, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स आ जाता है स्टूडेंट के केवल छोटे नंबर में, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स अभी कुछ इसका मामला है। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो स्टूडेंट रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। BL ये पढ़ा होगा ना रे, रिवर्सिबल। सर ये इर क्या है, अपोजिट वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है, इर लगाते हैं ना, मोर्टल इमोर्टल, इम लगता है मोर्टल, इसी प्रकार से। ठीक है, इस पर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये क्या है, मान लीजिए एंजाइम है ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इससे क्या जुड़ गया, एक इनहिबिटर आगे जुड़ गया, ये साइट है इसकी, तो इस प्रकार की खांचा जुड़ गया इसके अंदर, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये इनहिबिटर आ गया, इनहिबिटर ये इनहिबिटर आ गया तो क्या कर देगा, इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। एक्टिव साइट ब्लॉक, एक्टिव साइट को जो ब्लॉक करता है स्टूडेंट, ये परमानेंट भी कर सकता है और इनपरमानेंट भी कर सकता है। परमानेंट करे, परमानेंट काम कर दिया, जैसे अपने उसको मैं उसको बुझकाम भाई याद मत दिलाया, तो परमानेंट ब्लॉक हो गया। वो इनपरमानेंट है यार, फोन में तो ब्लॉक कर दिया, दिल से नहीं निकाली जा रही, तो ये है इनपरमानेंट, ये इनपरमानेंट ब्लॉक है। ठीक है, इनपरमानेंट ब्लॉक है। ठीक है, आगे ना समझ में, ये इनपरमानेंट है, ये परमानेंट है। इसमें क्या है यार, ब्लॉक कर दिया, दिल से निकाल दिया, कोई लेना देना नहीं, लाइफ में आगे ब्लॉक यार, ब्लॉक तो कर दिया लेकिन क्या हो रही है, दिल से नहीं निकाली जा रही, तो ये होता है। तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ जुड़ जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर के साथ इसकी एक्टिव साइट एपिटोप पेरिटोप को जुड़ के क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद में क्या आ जाएगा, इनहिबिटर्स का ये इफेक्ट पड़ता है, एंजाइम की जो रेट होती है उसको ये खत्म ही कर देते हैं और एंजाइम जुड़े नहीं पाता। तो ये हो गई रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। अपन जब मिलेंगे स्टूडेंट, अपन 3 चीजें और पढ़ेंगे जो मस्टली इंपॉर्टेंट है। काइमोट्रिप्सिन की मैकेनिज्म, दूसरी बात आपने पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लिएज, और थर्ड नंबर पढ़ेंगे अपन काइमोट्रिप्सिन कार्बोपेप्टाइडेज। तो कार्बोपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे राइबोन्यूक्लिएज की तुलना में। एग्जांपल ऑफ सम एंजाइम वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पढ़ना पड़ेगा। गाइस बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।